आज हम लोग L6 शुरू करते हैं कोलिजन का। पिछले क्लास में हम लोग परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन पढ़ लिए थे, उस पर कुछ सवाल भी देखे थे। एक सवाल और आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस सवाल में वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। तो देखिए आपको कितना याद है, ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है और ये सवाल लिखिए, बढ़िया से इसको ईमानदारी से ट्राई करना है। देखिए, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, a bullet of mass small m moving with horizontal velocity v strikes a stationary block of mass capital M suspended by a string of length capital M, full stop. The bullet gets embedded in the block. वो जो बुलेट है वो ब्लॉक में घुस के रह जाता है। एम्बेडेड मतलब उसी के साथ रह जाता है, मतलब अब दोनों साथ साथ चलेंगे और साथ साथ चलेंगे, इसका मतलब कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल, बच के जाइए, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल made by string after impact? देखिए सवाल ऐसा है, मैं यहां पे डायग्राम बना दे रहा हूं। ये एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L है और इसके साथ एक इस तरह से ब्लॉक बना हुआ है जिसका मास कैपिटल M है और इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहां से एक बुलेट निकला। इस बुलेट का मास आप स्मॉल m दिया हुआ क्वेश्चन में मान लीजिए और ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से, ठीक है। ये चला, यहां कोलाइड किया, कोलिजन के बाद उसी में फंस के रह गया। उसके बाद दोनों लोग साथ साथ मूव करेंगे तो ऐसे जाएंगे यहां तक, तो ये मैक्सिमम यहां तक जाएंगे और यहां जाके ये सिस्टम का नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो मैं यहाँ कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिख रहा हूँ, उसका वेलोसिटी यहाँ पहुंच के 0 हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, बताइए। अच्छे से 5-7 मिनट टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सिर्फ हम ये सवाल पूछते कि ये धागा होगा, भूल जाइए, ये पार्टिकल चला, इससे कोलाइड किया, कोलिजन के जस्ट बाद का इस सिस्टम का वेलोसिटी कितना होगा निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए। इनिशियल सिचुएशन तो यही है, इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का कितना होगा? mv। बोलो फाइनल मोमेंटम, हम वो डायग्राम नहीं बना रहे हैं। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? ये जब इसमें इन कर जाएगा तब उस समय क्या होगा? तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डैश, और ये सारे x एक्सिस में ही है, ये सारे जस्ट बाद का मोमेंटम लिखते हैं और जस्ट बाद का ही मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको बराबर कर देंगे तो v डैश निकल जाएगा। कितना हो जाएगा v डैश बताइए? दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो v डैश कितना हो जाएगा? mv बाय m प्लस स्मॉल m।
ये हो गया वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब देखिए सिचुएशन कैसा दिखेगा। ये धागा, इसके साथ ये पार्टिकल बंधा हुआ जिसमें बुलेट एम्बेडेड भी है, तो इसका मास कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इसको कितना वेलोसिटी मिल गया है, v डैश वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी मिल गया है। अब ये तो बेसिक सवाल हो गया वर्क पावर एनर्जी का, तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा और यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है। हम तो ये फॉर्मूला भी याद करवाए आपसे कि अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट तो v डैश और h में क्या रिलेशन होता है, h होता है v स्क्वायर बाय 2g या v होता है अंडर रूट 2gh। और इसको प्रूफ करके देखना चाहे अगर भूल गए हो आप तो ये देखिए रेफरेंस लाइन है, ये क्या है, तो जब पार्टिकल यहां था तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे यहां पर, जीरो। जब ये यहां चला गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मास इंटू g इंटू h। और इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर कर दीजिए, तो बराबर करेंगे तो जीरो है। दिस इज इक्वल्स टू दिस, कैपिटल M प्लस स्मॉल m कट गया, ये 2 उधर चला जाएगा, 2gh इज इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर, तो v डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, ये थीटा। अभी देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, ये लेंथ l होगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये वाला लेंथ कितना होगा, l माइनस h, l माइनस h होगा ना, ये h है ये h है, तो ये कितना होगा, तो इस ट्रायंगल से देखिए क्या लिखेंगे, cos थीटा। इस ट्रायंगल से हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा। cos थीटा क्या लिखेंगे, ये थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, इसको cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पक्का। पहले तो यही होता था l माइनस h बाय l, तो cos थीटा क्या हो गया, 1 माइनस h बाय l, दोनों में डिवाइड होगा ना, और h बाय l, h तो हम लोग को पता है v डैश स्क्वायर बाय 2g, तो cos थीटा क्या हो गया, 1 माइनस h क्या है, v डैश स्क्वायर बाय 2gl। फाइनल आंसर हम इधर लिख रहे हैं, इधर जगह नहीं था तो यहां लिख रहे हैं फाइनल आंसर। तो cos थीटा क्या हो गया, 1 माइनस v डैश स्क्वायर बाय 2gl, और v डैश तो निकाल के देखिए, निकाल ना इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे mv बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 2gl भी, मतलब 1 बाय 2gl। ये हो गया cos थीटा, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस mv बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इनटू 1 बाय 2gl। ये आंसर आपको थोड़ा लंबा दिख सकता है लेकिन ये उतना लंबा है नहीं। नीट में, जेईई मेंस में तो ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, पूछे भी ऐसे सवाल। एक सवाल इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको लिखिए पहले, फिर ऐसा ही एक सवाल करते हैं, उसमें एम्बेडेड नहीं रहेगा, खाली इसको चीर करके आगे भी बढ़ सकता है बोले, तब ये कितना है ऐसे जाएगा, वैसे निकालेंगे, ट्राई कीजिए। चलिए तो हम लोग ये वाला सवाल डिस्कस करते हैं जो नीट 2010 में आया था। बिल्कुल वैसे ही सवाल था जो पीछे वाला था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है, ध्यान समझिए। एक बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम। कितना मास है, इसको अपन स्मॉल m लिख लेते हैं। स्मॉल m कितना है, 10 टू द पावर -2 kg, is moving horizontally with velocity 400 meter per second and it strikes a wooden block of mass 2 kg suspended by a string of length 5 meter। जैसे ही इतना पढ़ेंगे तो उसका डायग्राम बना लीजिए। फिजिक्स में क्वेश्चन में कोशिश करना है कि आप उसका डायग्राम बना के चीजों को समझ सकें। ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, 2 kg है, और ये वो बुलेट है जो किधर जा रहा है, कितने से, 400 मीटर पर सेकंड से।
और इसका मास कितना है 10 टू द पावर -2 kg। ठीक है। एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब वर्ड जब लिखे ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ये सब उल्लू बनाने के लिए होता है। भाई ये ब्लॉक है तो इसका साइज तो बड़ा होगा थोड़ा सा, एक पॉइंट तो मान नहीं सकते, तो एक पॉइंट मानने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास मान के चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज फाउंड टू राइज बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा कैसा डिस्टेंस है, ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये इससे टकराएगा जिसके वजह से ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हाइट राइज हुआ, अब यही देखिए जैसे हम यहां हाइट एक टॉप से दिखा दिए, कोई बॉटम से दिखा सकता है, दोनों हाइट अलग अलग होगा ना, इसलिए हाइट का मतलब वो कौन सा हाइट कहना चाह रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट, और जनरली हाइट वही लेते हैं। तो ये हाइट कितना राइज किया 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। अच्छा जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, फिर भी हम यहां से क्यों ले लिए, देखने में सुंदर लगे और कुछ नहीं। ये लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये लेंथ भी कितना होगा 5 मीटर। ये लेंथ 5 मीटर मतलब पूरा लेंथ 5 मीटर है। ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्पीड विथ which the bullet emerges horizontally from the block। मतलब इस बार ये बुलेट इसमें एम्बेडेड नहीं हुआ, फंसा नहीं है, इसको फाड़ करके चीर करके बाहर निकल गया। तो इनिशियल सिचुएशन तो ये है। ठीक है। इनिशियल सिचुएशन में मोमेंटम लिख लेते हैं, कितना मोमेंटम लिखेंगे आप इसका इनिशियली, इसका मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड। क्या यहां तक ठीक है? यही इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। अब जब ये इससे टकराया, फार के बाहर निकलेगा, तो उसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये जो बुलेट है वो इधर निकलेगा v वेलोसिटी से, और यही वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। इसका मास कितना है 10 टू द पावर -2 kg, यही v हम लोग को निकालना है, या इसको v डैश मान लेते हैं, ये v डैश हम लोग को निकालना है। और उस समय इस बुलेट का वेलोसिटी, इस ब्लॉक का वेलोसिटी v हो गया होगा। बोलिए कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद क्या हुआ होगा, इस ब्लॉक का वेलोसिटी v, इस बुलेट का वेलोसिटी v डैश। इसका वेलोसिटी v कितना हुआ होगा ये हमें पता है भाई, ये ऐसे करके यहां राइज किया h हाइट, तो ये v कितना होता है हम लोग को पता है, अभी बताया था आपको कितना √2gh। और कैसे होता है, एनर्जी कंजर्व करके, तो ये v तो पता चल गया, √2g की वैल्यू 10, h का वैल्यू 0.1, तो ये v कितना हो गया √2 मीटर पर सेकंड। ये v कितना हो गया √2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखिए फिर से लिखिए फाइनल मोमेंटम इस सिस्टम का, इसका मोमेंटम मास है 2, वेलोसिटी √2, 2√2 प्लस इसका मोमेंटम v डैश इंटू 10 टू पावर -2, मतलब v डैश बाय 100 लिख दें, 10 टू पावर -2 मतलब 100 होता है। ये हो गया फाइनल मोमेंटम। समझ पा रहे आप लोग, कोई दिक्कत यहां तक? अब बस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू कर दीजिए, तो 4 इज इक्वल्स टू 2√2 कितना लिखेंगे, √2 होता है 1.4, 1.4, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2.8, और इधर आके माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू v डैश बाय 100, तो 4 - 2.8 1.2 कितना होगा 1.2, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 100 120 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? बस आप चीजों को सही से लिखिए, आपका काम बन जाएगा। और ये वाला एक बात याद रखना है, ये v कितना होता है √2g, ये सवाल बार बार मिल सकता है। और हम लोग आज ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से इसको लिखिए फिर ऑब्लिक कोलिजन पे स्टार्ट। चलिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल कोलिजन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल कोलिजन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था 1 डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। अभी तक कोलिजन में क्या हो रहा था, जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी एग्जांपल ले रहा हूं। एनसीईआरटी बहुत चालाक है, मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी बच्चों के लिए बुक नहीं है, वो किसके लिए है? टीचर्स के लिए। वो उसको पढ़े, खास करके फिजिक्स का टीचर उसको पढ़े
एक एक लाइन उसका पढ़े और उस एक लाइन को इलेबोरेट करके एक लेक्चर में सुना दे। एनसीईआरटी में ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बस, और उसके नीचे एक सवाल दिया हुआ है, बस उतना ही बात है। और उतना ही बात है सही में भी, उससे ज्यादा कोई बात पढ़ाना भी नहीं है, बस उतना समझ लीजिए, उस पर सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल है बिलियार्ड का। बिलियर्ड आप लोग खेले हैं? देखे हैं? वो एक स्टिक होता है ऐसा वाला, एक बॉल होता है, स्टिक से बॉल को मारते हैं, वो बॉल दूसरे बॉल से टकराता है, और फिर पूल भी बोलते हैं इसको, आम भाषा में इसको पूल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भाषा उसका क्या होता है? बिलियर्ड बोलते हैं उसको, बिलियार्ड बोलते हैं। कैरम बोर्ड जैसे खेले ना कैरम, तो आप देखे होंगे स्ट्राइकर से हिट करते हैं हम लोग किसी गोटी को। देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक जो नौसिखिया कैरम बोर्ड प्लेयर होगा वो क्या करेगा, वो मारेगा ना तो देखना वो स्ट्राइकर जैसे मारेगा और पार्टिकल पे लगेगा तो वो मतलब गोटी पे, तो वो एक ही लाइन में जाएगा, सीधा सीधा ही जाएगा। इसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन, कि वेलोसिटीज का लाइन चेंज नहीं किया, इसका वेलोसिटी था वो रुका हुआ था, कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी आगे जाएगा, इसका भी इधर ही रहेगा कुछ, उसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। लेकिन जो था दिन प्रो हो जाता है वो कट मारता है ना, फाइन लग जाए कट मारने से, नहीं सर उससे पहले वाला में फाइन लगेगा सीधा मारने से, उससे चले जाएगा अंदर स्ट्राइक जो भी, तो वो कट मारता है। कट मारने में क्या होता है, इधर वेलोसिटी दी है, ये रुका हुआ था, लेकिन कॉलिजन के बाद क्या होगा, ये वाला इधर चला जाता है, ये स्ट्राइकर इधर चला जाता है, वेलोसिटीज का लाइन चेंज हो जाता है। दिस कॉलिजन इज कॉल्ड ऑब्लिक कॉलिजन। इसके लिए जो एग्जांपल बुक में लिया है वो किसका लिया है? बिलियार्ड का। कम से कम इसी बहाने जान लें कि बिलियार्ड कैसे खेला जाता है। तो ये डायग्राम है बिफोर कॉलिजन। बिलियार्ड में जो पहला बॉल होता है उसको बोलते हैं क्यू बॉल, CUE लिखा हुआ है, CUE क्यू बॉल। इसका मास m है और इसको हम लोग स्टिक से हिट करते हैं v वेलोसिटी से। और जो बॉल रुका होता है उसको बोलते हैं टारगेट बॉल। क्या कहा जाता है? टारगेट बॉल। ठीक है, इसका भी मास m ही होता है, और ये किस पे होता है? एट रेस्ट। एट रेस्ट। सो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कॉलिजन। एक बात ध्यान रहे, ऑब्लिक कॉलिजन बहुत डिफिकल्ट केस होता है, तो इसमें जनरली हम लोग को इलास्टिक कॉलिजन ही पूछा जाता है। इन इलास्टिक कॉलिजन एडवांस लेवल की कुछ क्वेश्चंस में मिलता है। तो हम लोग अभी किसके बारे में चर्चा करेंगे सर? इलास्टिक कॉलिजन के लिए, और जेईई मेंस और नीट वालों के लिए इतना ही काफी है। एडवांस वाले में हम लोग इसका इन इलास्टिक वर्जन भी देखते हैं। ये सिचुएशन है बिफोर कॉलिजन। तो क्योंकि टू डायमेंशनल कॉलिजन है ना, हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया, और वही बातें लिखेंगे जो पहले से लिखा हुआ था। पहले लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, लेकिन बस अभी क्या कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम एक्स में। किसमें? तो इसका कितना लिखेंगे? mv, और इसका मोमेंटम तो जीरो क्योंकि रुका हुआ। इनिशियल मोमेंटम y में, इसका कोई भी वेलोसिटी y में नहीं है, इसका इनिशियल मोमेंटम y में कितना होगा? इसका तो जीरो है ही, जीरो। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर इसके पास होगा। और काइनेटिक एनर्जी एक्स वाई में नहीं लिखता, काइनेटिक एनर्जी होता है, डायरेक्शन थोड़ी होता उसका। एक बात और, आप में से कोई पूछ सकता है कि सर क्या इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा जाता है? हम कहेंगे बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन वो हम लोग एडवांस में सिखाते हैं। कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट जैसा कॉन्सेप्ट होता है, और फिर हम लोग जो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो लिखना सीखते हैं। इन जनरल हम लोग को इलास्टिक कोलिजन मिलेगा, और इस केस में थोड़ा सा लिखना, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो एडवांस के लिए जरूरी है, वो हम लोग उस लेक्चर में सीखते हैं। जेईई मेंस और नीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखना प्रेफर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। उससे लिख करके सॉल्व करना आसान होता है। तो पहले हम लोग आसान चीज सीख लेंगे, फिर जब एडवांस की तैयारी में वाले पार्ट में जाते हैं, जो कि जितना लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग करेंगे, तो उसमें जब करेंगे तो वो हम लोग एक्स्ट्रा सीख लेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हम लोग का इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। तो ध्यान ये रखना है कि इस वाले केस में हम लोग को क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है?
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ। तो अब जो कोलिजन होने वाला है इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। तो वो उसका डायग्राम हम यहां दिखाते हैं। इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन के बाद ये बिफोर आफ्टर कोलिजन है। तो आफ्टर में क्या हुआ, मान लिया जाए कि ये जो पहला वाला था M1 वो इधर चला गया, पहला वाला जो ब्लॉक था, जो टारगेट था वो M इधर चला गया U1 से, या V1 मान लेते हैं उसको, कितना मान लेते हैं V1 से, और दूसरा वाला इधर चला गया V2 से, कितने चला गया, ये θ1 एंगल पे गया और ये θ2 एंगल पे गया, ये θ2 एंगल पे गया। एनसीईआरटी में पहली बात जो ये लिखी हुई है वो ये लिखी हुई, सुनिएगा ध्यान से, कि इस सिचुएशन में नोन क्या क्या है, मास तो नोन है और वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी। अननोन क्या क्या है, यहां देखिए, v1 अननोन है, वेलोसिटी v2 अननोन है, θ1 अननोन है और θ2 भी। चार अननोन पैरामीटर्स हैं। कितने अननोन पैरामीटर्स हैं, चार। हियर देयर आर 4 अननोन पैरामीटर्स। और अगर चार अननोन पैरामीटर्स हैं, ये चार अननोन पैरामीटर्स कौन कौन है, θ1, θ2, v1 एंड v2। लेकिन आपके पास इक्वेशन कितने हैं, 3। इनिशियल मोमेंटम x में, फाइनल मोमेंटम x में। आप लिखिए फाइनल मोमेंटम x में। तो ये देखिए, इसका मोमेंटम लिखेंगे mv1, उसका x में कंपोनेंट कितना लिखेंगे, mv1 cos θ1, इधर की तरफ है तो पॉजिटिव, प्लस इसका मोमेंटम mv2, x में कितना, mv2 cos θ2, और ये भी इधर ही है इसलिए पॉजिटिव। m कॉमन ले लिए, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, ये हो गया फाइनल मोमेंटम x में। ठीक है, तो एक तो हमें ये इक्वेशन इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। आगे चलिए, फाइनल मोमेंटम y में लिखिए, इसका y में कितना, mv1 sin θ1, और पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ऊपर है। इसका कितना, माइनस mv2। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन फाइनल मोमेंटम x में और y में, सॉरी y में बराबर करके तो मिलेगा। और तीसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इसमें चलिए क्या लिखेंगे, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, कहां v1 v2 में साइन कॉस, काइनेटिक एनर्जी एंगल पे डिपेंड थोड़ी करता है, वो तो सीधा सीधा हाफ m स्पीड का स्क्वायर होता है, तो हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। डायरेक्शन पे थोड़ी होता है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो v1 cos θ v2 sin θ नहीं लिखेंगे। हालांकि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वही आंसर आएगा। किसी का मन करे सर हम ऐसा लिखना चाहते हैं, v1 का इधर के तरफ कंपोनेंट v1 cos θ1, उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी लिखिए। v1 का इधर के तरफ कंपोनेंट v1 sin θ1, उसके वजह से लिखिए। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ 1 हो जाएगा, यही समझ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा। तीन ही इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है और वेरिएबल कितने हैं, 4। क्या सॉल्व कर सकते हैं, जवाब है नहीं। इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस इन चारों में से कोई एक नोन हो। ये एनसीईआरटी पहला बात लिखता है। क्या लिखता है, बट वी हैव ओनली 3 इक्वेशंस, but we have only
3 equations and hence at least one of these should be known to solve the situation, to solve the, मतलब इनमें से कोई एक दे दे, v1 दे दे, v2 दे दे, θ1 दे दे, θ2 दे दे, कोई भी एक दे दे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहली बात ये समझ में आई। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है, सर आप वो एनएलआर वाला तो नहीं लिखे, बोले एडवांस वाले में सिखाएंगे, तो वो वाला लिख के तो पूरा दे दो इक्वेशन 4। मैंने एक बात आपको पहले भी कहा था, जब हम लोग पहला लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे थे, कि आप इलास्टिक कोलिजन में एनएलआर लिखो या फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, एक ही इक्वेशन बनता है दोनों से। चाहे आप एनएलआर लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस लिखो, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, एक ही वो दोनों से इक्वेशन बनता है, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। तो इसलिए एनएलआर लिख भी लेंगे तो वो वाला काम नहीं होगा, जो इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से मिलेगा वही उससे मिलेगा, तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जबकि ये मैंने एक सिंपल केस लिया है इलास्टिक कोलिजन का, इनइलास्टिक लेंगे सोचिए और कितना कॉम्प्लिकेट होगा। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, इसलिए जेईई मेंस और नीट में उतना समय नहीं होता है एग्जामिनेशन कैंडिडेट के पास कि पूछ सके, तो क्या करता है कुछ चीजें दे देता है ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर लें। लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पहले तो ये बात आपको जान के रखना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसी के ऊपर। ये तो मैंने वो पैसेज बताया आपको, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके नीचे कहा है कि हालांकि ये सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग θ1 प्लस θ2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले केस के लिए, जब मासेस बराबर होंगे, एक रेस्ट पे होगा, ये चलेगा, तब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू निकाल सकते हो, और वो वैल्यू याद रखना आगे से। डायरेक्ट पूछ सकते हैं हम इस पे सवाल आपसे, हम पूछ सकते हैं मतलब एनसीईआरटी पूछ सकता है, और एनसीईआरटी पूछ सकता है तो जेईई और नीट तो धूमधाम से पूछेंगे, और ये बात बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैं बात प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलिए, पहला जो हम लोग लिखने जा रहे हैं अब, वो लिखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। एकदम थोड़ा सा प्लीज, इनिशियल मोमेंटम एक्स में कितना है mv, और ये है फाइनल मोमेंटम एक्स में, दोनों को बराबर करेंगे तो mm कट जाएगा पक्का, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उधर क्या लिखेंगे v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2v1 v2 cos θ1 cos θ2। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हुआ। इसका स्क्वायर किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हुआ, जो कि हम लोग x में लिख के निकाले, y में लिखिए, y में लिखिए, ये क्या है 0, इधर में से देखिए m कॉमन ले लिए, वो इधर नीचे डिवाइड में चला गया, 0/m 0 हो गया, और स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर हुआ 0 इज इक्वल्स टू, ये हो गया v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस 2v1 v2 साइन θ1 साइन θ2। प्लीज जिनको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, वो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आए, तब समझ में आएगा। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया x और y में लिख के आने पे। और अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए v स्क्वायर प्लस 0 मिलके क्या हो जाएगा, v स्क्वायर v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस v1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 1, तो ये हो गया v1 स्क्वायर प्लस इसको दोनों का ऐड किए तो v2 स्क्वायर, और कटेगा नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2v1 v2 कॉमन है ना, cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1, ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b होता है, तो ये cos θ1 प्लस θ2। ठीक है,
और एक इक्वेशन हम लोग और लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, इसको इसके बराबर करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हाफ एम यहां भी है, हाफ एम कॉमन लिए। अरे जब हम ये सब बोल नहीं रहे हैं, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो तो पूरा यहाँ लिखेंगे, संतनो यहाँ पूरा लिखेंगे। उससे हम बोले ना कि अब अगला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो आप यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, उसके नीचे का ये इक्वेशन, इन दोनों को बराबर करेंगे तो हाफ एम कट के क्या हो गया, देखिए यहां से भी हाफ एम है और यहां पे भी क्या है, कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जब आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू उधर से v1 स्क्वायर प्लस, और इसको जब यहां यूज कर लेंगे तो देखिए ये वाला v स्क्वायर से ये कलर कट गया, दोनों बराबर था ना, मतलब इधर क्या बचा, जीरो। तो इसके बाद अगर मैं यहां लिखूं तो जीरो इज इक्वल्स टू ये 2v1 v2 इधर जाके डिवाइड में जीरो हो जाएगा, cos थीटा 1 प्लस, और cos कितना का वैल्यू जीरो होता है, जीरो कहां से लिख दिए, ये काटे तो जीरो हुआ ना, और 2v1 v2 डिवाइड में जाके जीरो हुआ, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 जीरो है, cos कितना का वैल्यू जीरो होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा, ये हम लोग का कंक्लूडिंग रिमार्क्स हुआ इस बारे में। मैं भी लिखवा भी दूंगा इस बात को, पहले मैं बोल दे रहा हूं, जब भी दो इक्वल मासेस के बीच, जब भी दो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन हो, कैसा कोलिजन, सच दैट कि कोलिजन से पहले एक रुका हुआ था और दूसरा उसकी तरफ जा रहा था, तो कोलिजन के बाद जब दोनों जाते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। पक्का हो सकता है ये स्कूल एग्जाम में भी कोई प्रूव करने दे देता है, आपके सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्ड में शायद, सेकंड या थर्ड में, सेकंड में होगा शायद। उसमें क्वेश्चन यही है कि in an oblique elastic collision prove that if collision takes place between two equal masses with one at rest, then after collision the particles move perpendicular to each other। तो ये बकायदा पूरा प्रूफ है उसका। 5 नंबर का सवाल स्कूल में पूछा आता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए, कि अगर सेम सवाल ऐसे पूछा जाएगा या ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा रिलेटेड, अभी मैं दिखाऊंगा कैसा सवाल पूछा गया है सेम चीज पे, इतना ही बात यूज करना है आपको, मोमेंटम एक्स में, मोमेंटम वाई में और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, इसी पे सवाल बन जाएंगे आपके। मैं जेईई के भी दिखाऊंगा, 2020 में भी आए हुए ऐसा सवाल, और धूमधाम से पहले पेपर में भी है, पहले शिफ्ट में भी आया था, दूसरे में भी आया था, और ऐसे बार बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। ऐसे ही पूछा सकता है, ये दे दे एक एंगल दे दे 37, जो एनसीईआरटी में ये वाला एंगल दिया हुआ 37, और ये वाला पूछा, बताइए कितना होगा। और अभी मैंने कहा था ना, कोई एक दे दे तो तीसरा कैलकुलेट हुआ जा सकता है, तो एक 37 दूसरा कितना होगा 53। वो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर मूव करता है। इसको लिखिए, फिर मैं वो पॉइंट लिखवा दूंगा नोट करके। तो देखिए ये रहा वो स्टेटमेंट जो मैंने अभी कहा था कि क्या याद रखना आपको, कि ड्यूरिंग ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू इक्वल मास, कंडीशन सुनिएगा, कौन सा कोलिजन, ऑब्लिक, ऑब्लिक में भी कौन, इलास्टिक। फिर अगला कंडीशन कि दोनों मास क्या होना चाहिए, इक्वल, और क्या कंडीशन कि उनमें से एक किस पे होना चाहिए, रेस्ट। तब दोनों बॉडीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं आफ्टर कोलिजन। अब इसे मैं इसके ऊपर बताता हूं, तो जेईई में बात करें तो भी 2 सवाल इसके ऊपर पूछे गए हैं, 2 सवाल नहीं बहुत सारे पूछे गए हैं। सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में ये था, और बिल्कुल ऐसे ही सवाल नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ये 2 सवाल आपको करा देता हूं, अच्छे से इसको कर लीजिए। अब इसे ये वाले सवाल पे बात करें तो उसमें क्या किया गया था, एक m मास का है, ये u वेलोसिटी चल रहा है, और ये वाले का मास कितना कह दिया 10 m रेस्ट पर, मतलब ये वाला कंडीशन अभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 10 m मास का है, मास अलग अलग है, इसमें मास क्या होना चाहिए था, कह रहा है कि ये वाला टकराया, इससे टकराने के बाद ये वाला m जो है इधर चला गया θ1 एंगल पे, और ये वाला 10m इधर चला गया θ2 एंगल पे। अगर sin θ1 का वैल्यू √n टाइम्स ऑफ sin θ2 है,
तो n की वैल्यू बताइए, इंटीजर टाइप में सवाल आया था। तो देखिए आप यहाँ क्या सोचेंगे कि साइन और साइन में रिलेशन है, तो साइन वाला रिलेशन कौन से डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करने से आता था? y में। x में थोड़ी, x में तो cos वाला आता था, y वाला में। देखिए इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग y में लिखें, अब हम यहाँ सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम y में लिखें तो ये तो रुका हुआ था और इसका मोमेंटम y में कुछ था, जीरो था। अगर हम लिखे फाइनल मोमेंटम y में, तो देखिएगा जरा सा, इसका मोमेंटम m, इसका कुछ स्पीड होगा v1, क्या स्पीड होगा? तो m v1 sin θ1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? m v1 sin θ1, और इसका क्या लिखेंगे? माइनस 10m v2 sin θ2। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, v1 v2 दिया हुआ था क्या? मैंने देखा नहीं सवाल। अच्छा v1 v2 दिया हुआ था कि ये जो v1 मूव करता है, एक बात और दिया हुआ इसमें, ये जो मूव करता है इधर, तो ये कितने से मूव करता है? It collides elastically with mass 10m at rest and then moves with half of its initial kinetic energy। कितने से मूव करता है? half of its initial kinetic energy। जितना काइनेटिक एनर्जी पहले था उसके आधा से ये इधर गया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये आया, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ mu स्क्वायर, और उसके आधे से ये इधर चला गया। कैसा कोलिजन है? और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इतना ही रहना है काइनेटिक एनर्जी, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल। इसका आधा अगर इधर चला गया, इसका आधा मतलब 1/4 mu स्क्वायर इधर चला गया, तो इधर भी कितना जाएगा? 1/4 mu स्क्वायर, इसका आधा ही। अगले साल क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि इसका 1/4 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 3/4। 1/4 उधर गया, इधर कितना जाएगा? 3/4, है ना? 30% उधर चला गया, उधर कितना जाएगा? 70%। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है? और अगर काइनेटिक एनर्जी पता है मतलब ये वेलोसिटी पता है हम लोग को, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ m v1 स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया 1/4 mu स्क्वायर, है ना? लिखे जी। तो m कटा, ये 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो v1 कितना हो जाएगा? u/√2 कितना हो जाएगा? और इसका काइनेटिक एनर्जी 1/4 mu स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ इनटू इसका मास 10m इनटू इसका वेलोसिटी v2 स्क्वायर। तो देखिए ये m कटा, ये 2 से ये 2 बार में, और ये 10 चला गया 20, तो v2 कितना हो जाएगा? u/√20, है ना? ये v1 हो गया, ये वाला क्या हो गया? v2। और आप बस लगा दीजिए क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इन y। तो इनिशियल मोमेंटम y में कितना है? 0, और फाइनल मोमेंटम y में ये है, तो उसमें हम डायरेक्ट इसको इधर भेज दें, तो ऐसा लिखते हैं 10m v2 sin θ2 इज इक्वल्स टू m v1 sin θ1। क्या तक लिखे? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ये m से ये m गया, और v2 v1 निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू रखते चलिए। ये 10 इंटू v2 कितना है? u/√20 इंटू sin θ2। v1 कितना है? u/√2 sin θ1। देखिए ये वाला u से ये वाला u कटेगा, ये √2 से ये √20 कटेगा √10 बार में, और ये √10 से 10 कट जाएगा √10 बार में। तो क्या लिखा हुआ ये? sin θ1 इज इक्वल्स टू, या लिखा हुआ है √10 इंटू sin θ2। खाली हम इधर वाले को इधर लिख दिए, इधर वाला इधर लिख दिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये sin θ1 है इज इक्वल्स टू √n sin θ2। तो n की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10। √10 नहीं, √2 लिखा ही हुआ है दोनों जगह। Therefore n का वैल्यू कितना होगा? 10। आंसर वो फिल इन द ब्लैंक्स में था, 10 पुट कर देना था। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यहां पूछा गया। ये देखो सितंबर, वही 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा ही सवाल था, ऑब्लिक कोलिजन पे ही।
इसमें क्या है देखिए कि ये फ्लोज नहीं है, मैंने बना दिया ऐसे नहीं, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है जो कि u वेलोसिटी से u I कैप से जा रहा है, और ये वाला 3m किस पर है, रेस्ट पर है। फिर से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, और ये ऑब्लिक भी है, कैसे, क्योंकि कोलिजन के बाद ये इधर की तरफ चलने लगा। देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, कितने से चल रहा है, v j कैप से। 3m किधर जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, 3m किधर जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, बस आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए v j कैप में जो है उसमें ये v कितना होगा वो बताइए, ये v कितना होगा वो बताइए। तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे x में, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे x में, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे y में, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, लिख के लाएंगे, ये सवाल होमवर्क में रहा और ये हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।